Now I will like to have some small session with विवत सर. उनका आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है. Today he will be facing the धनबाद students. धनबाद students के लिए उनका एक curiosity था. He has come to know regarding Dhanbad potentiality, Dhanbad geographical advantages, engineering colleges, degree colleges, universities, and basically Dhanbad has given big result in all the examinations. तो उनका एक क्यूरियोसिटी था, हाउ विल आई डील द धनबाद स्टूडेंट्स, हु आर द धनबाद स्टूडेंट्स. तो ही विल टेक अप द सेशन फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन वी विल मूव टू द इंफॉर्मेटिव सेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. बट रिमेंबर, फर्स्ट हाफ में जैसे आपने चुप बैठे थे ऐसा नहीं, इंटरेक्शंस होना चाहिए. सो लेट अस वेलकम विवत सर. प्लीज कम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सबसे पहले बहुत स्वागत आप लोगों का रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी धनबाद के ब्रांच में. मैं विभात सांडिल्या, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द जर्नी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. I started this institute in way back in 2019. और उसके पहले I was faculty of economics at Delhi University Syamlal College. I was teaching there peacefully without any problem. बहुत आसानी से चल रही थी लाइफ. इसी बीच में कुछ गेस्ट लेक्चर्स के लिए कुछ बड़े बड़े संस्थान से मेरे पास ऑफ़र आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जहाँ से मैं पढ़ा हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वो बहुत डिमांड में होता है. और आप एक सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशन में एक चीज़ देखेंगे कि आप लोग बड़े बड़े संस्थानों को देखते हैं लेकिन फैकल्टी को नहीं देखते हैं कि फैकल्टी कौन है, क्या पढ़ा रहा है. आप लोग सिर्फ संस्थान का नाम देखते हैं, बड़े बड़े संस्थानों का नाम. तो जो दिल्ली के कुछ बेहतर संस्थान थे वहाँ से मुझे कॉल आने लगे और कुछ मॉनेटरी गेन्स भी होने लगा. पैसे भी ये लोग अच्छे देते हैं. तो जब मैं जाता था और आप लोग जैसे बच्चे सेमिनार लेने का भी मौका मिलता था, पढ़ाने का भी मौका मिला. लगभग ऑल ओवर इंडिया में मैंने पढ़ाया है. और इसी क्रम में मैं देखता था जहाँ भी मैं सेमिनार ले रहा हूँ या जहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो छोटे छोटे बच्चे मेरे नाम पर, मेरे विश्वास पर कोचिंग में एडमिशन लेते थे. और जब वहाँ से मैं क्लास ख़त्म करके आता था तो मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता था बच्चों के साथ कि उनका नंबर शेयर करना, उनको अपना नंबर दे देना, जिसको मैं 2014-15 में भी पढ़ाया हूँ. और अगर वो सक्सेसफुल भी है अभी या अनसक्सेसफुल भी है तब भी मेरे से कांटेक्ट में है. इस तरह का इमोशनल रिलेशन मैंने बच्चों के साथ बिल्डअप किया है. और इस पूरी जर्नी में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे पीछे रह गए या जो बच्चे मेरे जाने के बाद उस इंस्टीट्यूशन से जो एक्सपेक्ट करते थे वो उनको मिल नहीं पाया, तो वो मुझे कंप्लेन भी करते थे कि सर आपके नाम पर लिया, आपके विश्वास पर लिया और हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, हमारे पैसे फंस गए, इस तरह से. तो मैंने देखा कि कमी कहाँ है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में आज तक अपने आप खुद कोचिंग नहीं किया था. कभी भी किसी कोचिंग का मुंह मैंने नहीं देखा था. तो मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां मैं खुद पढ़ाने जाता था उसको मैं एक पैरामीटर्स से देखता था कि नहीं वो अच्छा इंस्टीट्यूशन. उसके लिए मेरा एक लेवल था, जिस लेवल से मैं उसको देखता था. और कहीं भी मैं फ़्लाइट में कहीं जा रहा हूँ या ट्रेन की जर्नी कर रहा हूँ और मैं बतलाता था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ड्यू में और मैं यहाँ गेस्ट लेक्चर लेता हूँ, तो लोग प्राउडली मुझे रिस्पेक्ट देते थे. और उनका ये मानना होता था कि फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा होगा. उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DSC का मेरे ऊपर लेवल था, जिससे भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता था. तो मैंने देखा कि जब इनको नज़दीक से देखने लगा, ऑब्ज़र्व करने लगा, तो मैंने देखा कि कहाँ कमी है. कमी मैंने देखा कि ये बड़े ब्रांड जो है वो 1-2 टीचर को लाते हैं. आप देखते होंगे अभी यूट्यूब पे रील्स भरे रहते हैं, 1-2 टीचर को प्रोजेक्ट किया जाता है
और आप लोग उस इंस्टीट्यूशन के सारे फैकल्टी लिस्ट को बिना चेकलिस्ट देखे हुए आप उसके नाम पर एडमिशन ले लेते हैं। तो एक दो टीचर एक दो अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है और हम लोग उसके विश्वास पर एडमिशन लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस एक दो टीचर के बाद उसके फैकल्टी का एग्जॉस्ट लिस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद जिसने भी अपने लाइफ में प्रिपरेशन किया है, whosoever prepared for UPSC are taking class of UPSC nowadays। जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में तैयारी की, इनफैक्ट कि वो पास भी नहीं है, खुद फेल है, और वो पढ़ा रहा है, एक नहीं दो नहीं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम आई तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आप देखेंगे कि बंदा प्रिपेयर्ड किया यूपीएससी का, तो यूपीएससी में देयर आर 17 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उसने तो प्रिपेयर किया, तो सभी सब्जेक्ट में तो उसने पीएचडी नहीं किया होगा, एक जनरल अप्रोच से पढ़ा होगा, एग्जाम को निकालने के लिए पढ़ा होगा, लेकिन उसको जानकारी मोर एंड लेस सभी सब्जेक्ट्स की हो जाती है। तो जब वह फेल करता है तो उसके सामने ऐसे ऑफर आ जाते हैं, हर गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर आ जाते हैं। तो कहता है कि जॉब, आप देख रहे हैं इंडिया में जॉबलेसनेस की सिचुएशन, कहता है सर आप पॉलिटी पढ़ाओगे? तो यस, पॉलिटी भी पढ़ा लेंगे। ज्योग्राफी? हाँ वो भी कर लेंगे। और इस तरह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको नहीं पढ़ाता है, एक जनरल टीचर पढ़ाता है जिसने अपने लाइफ में खुद यूपीएससी का प्रिपेयर किया और उसको सफलता नहीं मिली। और इसी के साथ साथ वो मोटिवेटर भी बन जाता है, बहुत सारे बुक लिस्ट आपको दे देगा, बहुत सारे उपाय बतलाने लगेगा, जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो है उलझ के रह जाते हैं। आप देखिए कि मुझे इकोनॉमिक्स करना है, तो इकोनॉमिक्स में मेरा बुक लिस्ट क्या होगा। अगर आप 10 बुक उसका मार्केट से पॉपुलर बुक्स खरीद कर ले आते हैं, और सपोज करिए कि आप बहुत मेहनती हैं, जो भी तैयारी करने आया है, मैं आप लोगों को सभी लोगों को डिफरेंट मानता हूँ। अभी आज जो अभी आप लोग बैठे हुए हो, सबको कोई ना कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू पता चला कि यहाँ सेमिनार होने वाला है। यू आर डिफरेंट एज यू आर सीरियस। आप सीरियस हो तभी बाहर के भीड़ से चलकर यहाँ आए, नहीं तो मल्टीमीडिया के ज़माना में, यूट्यूब के ज़माने में आप लोगों को ये चीज़ें इंटरनेट पर भी मिलती हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ आते हैं, फैकल्टी के बिना चेक लिस्ट किए एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जब आप फंस जाते हैं तब आप उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बुक लिस्ट हैं, आपको उन बुक लिस्ट को भी पढ़ना है। सपोज़ कीजिए जब आप इतना रिस्क लेके, इतना कोचिंग में पैसा लगा के पढ़ाई स्टार्ट भी कर देते हैं, अगर आपने उसको एक बार रीड भी कर लिया तो यू विल एबल टू रिवाइज ऑल दोज 10 बुक्स इन वन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। अगर आपने एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ा है तो क्या आप सभी को रिवाइज कर पाओगे? और सोचो कि आपको 17 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास कंटेंट इतना बन जाता है। इफ यू विल रीड अ लॉट, you will not able to revise all those things, and if you will not able to revise all those things, you will not able to recall all those things in your exam। और ये दूसरी कमी मैंने पाया कि बच्चा जब जाता है कोचिंग तो एक दो टीचर तो अच्छा मिला, उसको एक दो चीज़ों में कमांड भी हो गया, वह सीरियस भी है, क्योंकि आप यहाँ आए, आप अलग हैं लोगों से, आप सीरियस भी हैं, आप अपना काम करना चाह रहे हैं ईमानदारी से, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट की भरमार हो गई क्योंकि आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं मिला, उसने लंबे चौड़े आप लोगों को बुक लिस्ट दे दिया। इस एग्ज़ाम में बहुत कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, चीज़ों को जब आप बार बार रिवाइज करेंगे आपका एक थॉट प्रोसेस बनता है, और उस थॉट प्रोसेस से, आइडियाज़ से आप एमसीक्यू को एलिमिनेट करते हैं और मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानते हैं, सपोज कीजिए क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में जानते हैं, तो आप 10 लाइन उसके बारे में लिख पाएंगे या नहीं? सपोज करो एक ऐसी पर्सनालिटी, मैंने अभी बोल दिया कि अरस्तु के बारे में 10 लाइन बताओ, तो जो लोग अरस्तु को पढ़ा होगा, जाना होगा, वही तो बताएगा। इसका मतलब आउट ऑफ बॉक्स अगर कुछ चीज़ें आ जाए जिसके बारे में आप नहीं जाने हैं तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग है
तो आप उसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं, उसके बारे में 10 लाइन लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से बच्चे को ये कमी मैंने देखा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहा है, मैंने इस इंस्टीट्यूशन में जो मैं फैकल्टी का लिस्ट दे रहा हूँ आपको, आप देखिए वो DU JNU के प्रोफेसर या सेलेक्टेड स्टूडेंट, मेरे यहाँ पर सेलेक्टेड स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं जो JPSC क्वालिफाइड हैं, JRS ऑफिसर हैं, सैटरडे संडे को टाइम निकाल कर आते हैं, मैं उनका क्लास आपको करवाता हूँ। फेलियर करें तो फिर कहिएगा सर आप कौन हैं? तो वंस अपॉन टाइम आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड, मैंने BA किया, MA किया, MPhil किया और साथ साथ में IAS की तैयारी किया, लेकिन मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव उसके साथ पैरेलल में चल रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद मैंने उसको भी जॉब किया, साथ में जिस पोजीशन पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के रूप में इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे जितने फैकल्टी हैं BA, MA, MPhil, PhD या सेलेक्टेड स्टूडेंट, इसका मतलब एक जो कमी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि कोई भी आपको पढ़ा ले रहा है, कोई भी ज्ञान दे रहा है, उसको मैंने इस रामाकृष्ण IAS एकेडमी में दूर करने का कोशिश किया है, पहला बात। उसके बाद दूसरा कि आप लोगों को सपना देख के, ड्रीम लेके आते हो इस इंस्टीट्यूशन में, आप लोगों को एक कंसिस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होता है। आप लोगों को रियल में कोई मोटिवेशन नहीं होता है। आप लोग 1-2 रील्स देखते हैं और कुछ समय के लिए मोटिवेट होते हैं और आप एडमिशन ले लेते हैं। ये जो ड्रीम है या जो आपके अंदर IAS या सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्ट है, इसके लिए ये आग निरंतर जलनी चाहिए। ये फायर अपने दिल में, आपके अंदर में हमेशा जलती रहनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप आएंगे, एडमिशन लेंगे, 6 महीना सीरियसली पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों के दोस्त बन जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या आसपास कॉलेज में, खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पढ़ने आए वहीं 4 लोग बन जाएंगे। उसके बाद आप अपने एम से भटक जाते हैं। लाइब्रेरी रेगुलर बच्चा जा रहा है, इंस्टीट्यूट जा रहा है, क्लास कर रहा है, लेकिन उसका जो ड्रीम था वो इन बिटवीन मिडवे कहीं ब्रेक हो गया। ऐसा यूथ के साथ होता है, डिस्ट्रैक्शन। अगर उसका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्लियर हो, गोल क्लियर हो, तो वो कभी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा कि इफ़ यू आर हियर, यू आर सीरियस इन योर प्रिपरेशन, तो आप लोगों में से किसी का गोल क्या है? व्हाई यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट? कोई बतलाइए, क्यों बनना चाहते हैं आप? कोई पर्पस, पावर, पैसा, क्या? बैठ के इजी। उसके लिए एक पोस्ट लेने की क्या ज़रूरत है? इफ़ यू वांट टू डू वर्क फॉर एग्रीकल्चर और इफ़ यू वांट टू सर्व पुअर पीपल, देयर इज नो नीड टू एक्वायर पोस्ट। legitimate power, then why you don't want to become an MLA or MP? Is tough for you. No, it is not a tough for us, because it is said by the one of the greatest philosopher itself in Aristotle that the money and power, money and politics go in one and one hand. As well as sophists are the ones who also say in the same manner, paisa or politics, paisa one by one. तो आप जितने चुने हुए लेजिस्लेचर हैं आपके देश में, MLA, MP, उनको आप तो उनको एक अलग चश्मे से देख रहे हो। एक फिलॉसफी को आपने पकड़ लिया। अगर किसी फिलॉसफी ने कुछ कहा, अगर ओशो ने कुछ कहा, अरस्तु ने कुछ कहा, वो तो एक चश्मे से सही है ना। यू नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम मल्टीपल एंगल। आप एक फिलॉसफी को सही नहीं मान सकते ना।
चलिए, इन्होंने 2 पॉइंट बतलाया कि मुझे सेवा का भावना है, ठीक है। एक कह रहे हैं जॉब सिक्योरिटी भी है। ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। आज मेरा दोस्त है, आईएएस ऑफिसर है, आपके बिहार में जहानाबाद में पोस्टेड है। कुछ दिन पहले उससे बात हो रही थी, कहा कि विभात अगर तुम मुझे 3 लाख पर मंथ का एश्योर कर दो ना, मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो किस लिए वो ड्रीम पाला था? हैव यू हियर्ड बक्सर डीएम न्यूज़? बक्सर डीएम क्या करता है, ट्रेन के नीचे जाकर पटरी के नीचे आके जाके कट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ और मम्मी का झगड़ा हो रहा था। वो पूरा जब उसने भी तैयारी किया होगा तो ऐसा ही जज्बा होगा, ऐसे ही जज्बे जुनून के साथ उसने डीएम का पोस्ट लिया होगा। और डीएम का पोस्ट लिया तो बीवी और माँ के झगड़े को संभाल नहीं पाया और ट्रेन के नीचे जाके कट गया। अभी आपने सुना एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो छोड़ के और मूवीज फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, अभिषेक। इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं गोल फिक्स नहीं था। अगर उनका गोल फिक्स होता तो वो उस पोस्ट को छोड़ते नहीं। बन जाने के बाद भी लोग छोड़ रहा है, बन जाने के बाद भी लोग छोड़ रहा है। इसका मतलब उसका जो उस समय का जो विजन था, इस समय जिस समय आप यहाँ बैठे हुए हो, आपका विजन जो है अभी लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ, आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो। आप जैसे ही जॉब में जाते हो आपको और डायमेंशन दिखने लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं फिल्म में जा सकता हूँ। और देखो वो फिल्म में चला गया। सर जैसे आप बोले बक्सर डीएम का कि वो जो था मतलब अपनी फैमिली को लेकर सही नहीं चला पा रहा, तो सर ये भी तो कहा जाता है कि जो एक अच्छा फैमिली चला सकता है, इफ यू वांट टू बिकम अ रूलर, अगर आपको रूलर चलाना है तो आपके साथ वो फैमिली का मोह नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना फैमिली, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना है ना, और आप 2 लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, टोटली फेलियर। आप 2 लोगों को मैनेज करना है, फैमिली 2 लोगों को बैलेंस करना है। आपके सामने कभी मुखिया, ब्लॉक का बीडीओ सब लोग घेर लेगा आपको, आपके ऊपर कभी पथराव भी हो जाएगा, कभी कभी दंगे राइट्स होते हैं, उसमें आप बीच में फंस जाते हैं, बहुत तरह के सिचुएशंस आते हैं, आपको मैनेज करना होता है। आप 2 लोगों का प्रॉब्लम मैनेज नहीं कर पाए, एक बात ये है। दूसरा, इसके साथ और भी बातें हैं कि अभी मैं इस बात पे आना चाह रहा हूँ कि जो आपकी सोच है, क्या ये फिक्स है या इसमें और कुछ मोटिवेशन आपको चाहिए? वो मोटिवेशन आपको ही लंबे समय तक यहाँ बांध के रखेगा। कोई आप में अगर आपने कुछ सोचा है, जैसे इन्होंने 2 पॉइंट सोचा, सेवा सर्विस, या सोचा लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी, भाई अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें हर दिन तलवार लटका रहेगा तुम्हारे गर्दन पे। आईएएस का जो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी अब नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, तुरंत नोटिस मिल रहा है, मेमो मिल रहा है, निलंबित तक हो रहा है, सस्पेंड भी हो जा रहा है। जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं। इसका मतलब जो चीज़ आप सोच के जा रहे हैं, जब वो चीज़ें आपको मिलने नहीं लगेंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो आप घबरा जाएंगे। इसलिए इसको प्रॉपर समझना है कि मेरा विजन क्या है, किस मोटिव के कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको वो मोटिव पता होना चाहिए। बहुत तरह का मोटिव होता है। आपके लिए मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिनेश कटारिया एक लड़का था, उसने कहा कि मैं गर्लफ्रेंड के लिए मैंने आईएएस की तैयारी की, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी थी। अब बतलाइए, एक मोटिव ये भी है। कोई इसी में से बच्चा होगा जो हम्बल बैकग्राउंड का होता है, वो अपने माँ बाप के लिए पढ़ता है कि बन जाने के बाद मेरे माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होगी, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अपने उस मोटिव को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मोटिव बिहाइंड सिविल सर्विसेज। अगर वह मोटिव क्लियर है, अगर वह विजन क्लियर है, तो आप इस कुर्सी पे लगातार 15 महीने पेशेंस के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ बैठे रहोगे। मोटिव क्लियर नहीं है, इन बिटवीन कोई बैंक पीओ का फॉर्म भरने लगेगा, इन बिटवीन कोई जेपीएससी का कोई शॉर्ट टर्म में फॉर्म आया वो भरने लगेगा। और सिलेक्शन नहीं होने का वजह मैं बतला रहा हूँ। पहले मैंने बतलाया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमी, दूसरा मैं बतला रहा हूँ लैक ऑफ विजन। आप सेट नहीं है, आपका मोटिव क्लियर नहीं है, आप अपने उद्देश्य के लिए ज़्यादा चिंतित और जागरूक नहीं। आपको कोई भी हिला सकता है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फियर फैक्टर भी होता है, आप डरने लगते हैं।
आपके कुछ रिलेटिव्स आपको डरा देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, आप फिर बीच में कुछ और फॉर्म भरने लगते हैं। अगर आपका ये गोल मोटिव क्लियर रहेगा तो आप अपने उद्देश्य से भटकेंगे नहीं। आप बन जाने के बाद भी जो चैलेंजेस आएंगे उसको आप पूरा करेंगे। तो जब बच्चा स्टार्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी मिल गया, चलो पहला हर्डल पार कर गए कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले गए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी मुझे मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का मेरा प्रिपरेशन अच्छा होते जा रहा है, मैं टेस्ट में भी अव्वल आते जा रहा हूँ। लेकिन ये तैयारी तो लंबी है, ये तो पेशेंस चाहता है। 17 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना, आपको 15 महीने तो कम से कम लगेंगे अच्छे से कोर्स ख़त्म करने में। आप ग्रेजुएट हैं, एक सिचुएशन है, और आपके सामने आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का फॉर्म आ जाता है, कुछ रिलेटिव्स आपके जेपीएससी के फॉर्म भर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर दिए भरना चाहिए, भर लो, आप लग गए बीच में उसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर फिर लड़का ट्रैक अपना चेंज कर लेता है। आप अगर एक उद्देश्य को चूज कर लिए, फिक्स कीजिए उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लान बी ऑप्शन लेके नहीं चलना चाहिए, मेरा प्लान बी ऑप्शन था, दैट्स व्हाई आई बिकेम ए असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लान बी ऑलवेज शुड बी इन बैकअप, होना चाहिए, लेकिन ओवर इन्फेसिस ऑन प्लान बी इज इक्वली डेंजरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पहला सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और दूसरा मोटिव क्लियर होना। अगर आपका मोटिव क्लियर है, आप अपने उद्देश्य में लगे रहेंगे लगातार, आपको बीच में कोई हिला नहीं सकता है। और अगर आपका मोटिव उद्देश्य क्लियर नहीं रहा तो आप मिडवे में अपना ट्रैक चेंज करेंगे। अब इसी में मैं प्लान बी का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि प्लान बी आप रखिए, लेकिन ओवर इम्फेसिस ऑन प्लान बी मत करिए। यहीं पर बच्चा उलझता है। अगर उसका रैंक नहीं आ रहा है, अगर वो लगातार दे रहा है, पीटी नहीं हो रहा है, मेंस में फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं बीच में भटकाव था। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं कि जो सीरियस बच्चा है, जिसका विजन है, उसका होगा, बस लग के चलो, लगातार अपना काम करते चलो, मेहनत करते चलो, मिलना ही मिलना है। लेकिन एक साथ 10 एग्जाम का तैयारी नहीं हो सकता, उसमें भटकाव आ जाता है। ये बात। उसके बाद एफर्ट के साइड का प्रॉब्लम है। आप कितना एफर्ट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। साथ में जिस कोचिंग में आप ज्वाइन किए हैं उसका एफर्ट आपके लिए क्या है। सपोज करिए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू करता हूं। आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया और टेस्ट होना है, टेस्ट नहीं हो पाना यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप कितना भी पढ़ लो, रीडिंग कितनी भी कर लो, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। इस बात को कोई समझता नहीं है और कोचिंग में पढ़ा दिया गया, कोचिंग में एमसीक्यू का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप खुद घर में उतना मेहनत नहीं कर पा रहे। उसी तरह आंसर राइटिंग, आप पढ़ रहे हैं बहुत लेकिन लिख नहीं रहे हैं। आपको लिखने के लिए इंस्पायर कोचिंग को करना होगा, उसको एक इवेंट करना होगा। आज डिस्कशन है, आज टेस्ट सीरीज है, आज आप लोगों का इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, आप उसको डिस्कस करके फिर लिखिए और टीचर को दिखाइए। आप देखिएगा तमाम इंस्टीट्यूशन जो 10 महीने में अभी सिलेबस ख़त्म कर रहा है, कहीं भी आंसर राइटिंग का क्लास नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास के दौरान, क्लास के साथ साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपका इसमें कमी है तो नहीं होगा। ये एफर्ट किसके साइड का है? कोचिंग के साइड का है। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना जिम्मेदार और इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं तो वो फिर आपके पास आता ही नहीं। अभी आपको मैं 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाऊंगा। 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट्स ने अपना सेल्फ से किया है, तैयारी किया है, दो ने कोचिंग का सहारा लिया, और वो तीसरा बंदा बतलाएगा कि किस तरह से मैंने निकाला। आप देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल है, पूछिए कि भैया आपने किया क्या क्या है। अगर वो खुद से भी तैयारी किया है तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, वो आंसर राइटिंग लिख लिख कर दिखाया है। अब आप कोचिंग में आ गए, आपका मैंने कोर्स ख़त्म करवा दिया और मैंने आपको फोकस नहीं करवाया एमसीक्यू के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, आपका सिलेबस अधूरा है, आपको कोचिंग के साइड से पूरा ज्ञान नहीं मिला।
उसके बाद टेस्ट के दौरान क्या होता है कि आप टॉपर्स का कॉपी वगैरह देखते हैं। अब बच्चों के साइड की बात बता रहा हूँ, एफर्ट का बात। टीचर अपना कॉपी चेक कर दिया, कोई देखेंगे कि ऐसे ऐसे निशान लगा के काट कुट के सही का निशान करके आपको नंबर बिठा दे रहा है। किसी के कॉपी में ये देखेंगे कि रिमार्क्स बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, दैट रिमार्क्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। आप उस रिमार्क्स को ढूंढिए। नहीं अगर टीचर लिख रहा है टेस्ट के कॉपी में रिमार्क्स नहीं दे रहा है तो आप उससे मांगिए। आप अभी इतने, मैं तो अभी अपने आप को इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बोलता हूँ जो कि 2011 से पढ़ा रहा हूँ मैं। सीखने का कभी दौर ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने कॉपी दिया है लिख के तो वो ऐसे सिंपली टिक करके आपको नंबर दे रहा है, इसका मतलब आपकी कमी को बता नहीं रहा। ये फिर कमी रह जा रही है कोचिंग के इंस्टीट्यूट के साइड से। आपको प्रॉपर रिमार्क्स मिलना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं। आज की डेट में अगर दो बार कोई टेस्ट सीरीज दे रहा है, इवन कि इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा अगर हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज दे रहा है, उसके भी कॉपियों में 10 निशान होते हैं, 10 रिमार्क्स होते हैं। कमी का कोई अंत नहीं। वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेल्व्स। तो जब तक हम आपको टेस्ट सीरीज में आपके कॉपियों में गलतियां नहीं ढूंढेंगे, आपको रिमार्क्स नहीं देंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और बच्चा को अगर ये रिमार्क्स नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये कोचिंग से मांगना चाहिए कि हमने टेस्ट तो दिया, पहले तो मेरा कॉपी कहाँ है। ऐसा भी होता है कॉपी भी नहीं मिल रहा है, टेस्ट दिए और कॉपी गायब हो गया। पहले कॉपी मिलना चाहिए, रिमार्क्स मिलना चाहिए। अगर सिर्फ नंबर दे दिया गया है और आप सोच रहे हैं कि मैं 60% स्कोर कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा। इसका मतलब यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, आपका मूल्यांकन सही से नहीं हो पा रहा है। इस तरह से आपको यह दबाव बनाना पड़ता है कि मेरी कॉपी सही से इवैल्यूएट हो। एफर्ट में आप लोग 14 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर आपके साइड से एफर्ट का पार्ट मैं पकड़ रहा हूं। आप अपना समय 14 घंटा 15 घंटा दे रहे हैं, आपके पास जो कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद फिर से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फिर से उसका आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, अगर आप एक दोस्त के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू अगेन। अगर आपको कोई टीचर इनपुट दे के चला गया, आपका कॉपी में नोट्स आ गया, आपके पास कंटेंट है और आप खुद पढ़ रहे हैं बंद कमरे में 14 घंटा, आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं बंद कमरे में 15 घंटा, आपके सिलेक्शन में बाधा आएगी। क्योंकि जब तक आपका डिस्कशन नहीं होगा 1 2 3 4 दोस्त के साथ, आपको वेरियस डायमेंशन उसका पता नहीं चल पाएगा। कोई भी एक इशू, आप फूड सिक्योरिटी पे आप भी पढ़ो, फूड सिक्योरिटी पे आप भी पढ़ो, और दोनों डिस्कशन करो कि तुमने क्या सीखा है और तुमने क्या सीखा है। आपका सिलेक्शन का रेशियो 50% हो जाता है। 50% आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है डिस्कशन से, क्योंकि 2 बच्चा जब डिस्कशन करता है तो उसको 2 नया एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको पढ़ा रहा है, इनपुट दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, आप कंप्लीटली उसके डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप हैं, आप सोच रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रिजल्ट दिलवाता है, तो ये आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक यूएसपी होता है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं आपको टेस्ट दूंगा, मैं रिवीजन के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, आप बार बार रिवीजन करो, लेकिन आपका जो सेल्फ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर आपको डिस्कशन करना है, कॉपी में लिख कर बार बार उसको दिखाना है। अगर आपका इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है टीचर के साइड से, आप प्रेशर बनाइए कि सर मेरा कॉपी चेक नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपना ड्रीम मोटिवेशन फिक्स करना होगा। ड्रीम मोटिवेशन फिक्स है तो आपको ट्रू गाइडेंस के पीछे भागना होगा। आपको एक ट्रू गाइडेंस चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, एक टीचर भी आपको गाइड कर सकता है, लेकिन वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। और गाइडेंस के बाद एफर्ट, और वो एफर्ट इंस्टीट्यूट के साइड से या गाइड जो आपको कर रहा है उसके साइड से और आपके साइड से, दोनों के साइड से इंश्योर होना चाहिए। इसका मतलब आप सपना देखे, मोटिव क्लियर किए, गाइडेंस आपको मिला, ट्रू गाइडेंस मिल रहा है,
और आप एफर्ट के साथ चल रहे हैं, आपको टीचर भी एफर्ट कर रहा है, खुद एफर्ट कर रहे हैं, यह नहीं कि 15 घंटा आप पढ़ रहे हैं और उसको आप एफर्ट का नाम दे रहे हैं, वो एफर्ट नहीं है। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एफर्ट। तो इन चीज़ों को हमें अपने चेकलिस्ट में डालना होता है। नहीं रिजल्ट होने का कारण यही सब है। और जो हम डर जाते हैं, फियर फैक्टर, बीच में अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स एक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने के दौरान बच्चों को आती है, जिसकी वजह से वो अपना मिडवे में कोर्स चेंज कर लेता है। तो यही सब आपको ध्यान रखना। आप देखिएगा कि मेरे रामाकृष्ण IAS एकेडमी का जो लोगो है उसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ड्रीम गाइडेंस एफर्ट दिखेगा। इसकी एक स्टोरी है। जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था और मैंने बतलाया कि कुछ दोस्त मेरे दोस्त बन गए और जो मेरे कुछ बच्चे भी बन रहे थे, तो मैंने देखा कि जो नहीं बन रहा उसमें कमी कहाँ है। कहीं ना कहीं उसके ड्रीम के साइड में कमी, कहीं ना कहीं उसको गाइडेंस नहीं मिला। वो थोड़ा सा सीखा और हवा में बातें करने लगा। वो ट्रू गाइडेंस अभी तक उसको मिला नहीं है। वो सोच रहा है कि अब हम बहुत सीख लिए, अब हमें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ जो घमंड उसको आ जाता है, फॉल्स प्राउड जो आ जाता है, वो उसके लिए डैमेज करता है। और फिर एफर्ट कंसिस्टेंटली आपका तब तक चलेगा जब तक आप एग्ज़ाम को निकाल नहीं लेते। इन तीनों जगह में हमने कमी देखी है और इसीलिए ये चीज़ें बनाई। जब इस कोचिंग का शुरुआत हुआ 2019 में और मैं इसके लोगों को ट्रेडमार्क के लिए ले गया, तो CS मुझे कहता, सर ये प्लस 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 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ आप बड़ा सा बढ़िया लोगो सोचिए, कुछ बढ़िया हैवी स्टेटमेंट सोचिए जो कि अट्रैक्ट करे लोगों को। मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक पैशनेट टीचर हूँ, मुझे दर्द पता है बच्चों का नहीं होने के बाद क्या बीतती है दिल पे। और कहीं ना कहीं यही रीजन है। ड्रीम नहीं है तो आप भटकोगे, गाइडेंस नहीं है तो भटकोगे। एफर्ट आप कर रहे हो, आप अंधकार में एफर्ट लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरे एफर्ट में कमी कहाँ है। आपको वो ढूंढना होगा और तभी जाकर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस एंश्योर होगा। इसलिए आप कुछ मार्केट में रिसर्च कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, आप मार्केट में कुछ रिसर्च कीजिए कि जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ वो सही है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल प्रिपेयर करने के बाद मेरा PT ही नहीं निकल रहा है, 2 बार से 3 बार से मैं PT फेल कर रहा हूँ। एक बुक को पढ़ने में आप कितना देर लगाते हैं, रीडिंग का भी एक तरीका होता है। और कितने बुक्स को आप पढ़ रहे हैं, कहीं ज़्यादा कंटेंट तो आप नहीं बना लिए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को रिसर्च करने की चीज़ है। आप YouTube पे देखते हैं तो भी उसका भी एक पैरामीटर्स है। आप वहाँ रील्स देखना बंद कीजिए। आप कोई नॉलेज वाला अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोई वीडियो बनाकर डाला हुआ है किसी टॉपिक के बारे में, आप उसको देखिए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो भी वहाँ के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के वीडियो YouTube पर ढूंढिए। जब तक उसके सारे टीचर को आप चेकलिस्ट ना कर लें तब तक वहाँ एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको जो देगा वो फैकल्टी देगा, वो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं देगा। आपको वो फैकल्टी देगा। लॉन्ग टर्म तक आप उससे किसी भी तरह इंटरेक्शन बना के रखिए। आपको कोई बिजनेस करने वाला, कोई मैनेजमेंट करने वाला वो आपको नहीं देगा। आपको एक टीचर की ज़रूरत है, रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत है, ट्रू गाइडेंस की ज़रूरत है। और इसी के आधार पर मैंने इस इंस्टीट्यूशन का नींव रखा है, ड्रीम गाइडेंस एफर्ट सक्सेस। इस मेरे विजन को पूरा करने के लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हैं, मेरे विजन में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे YouTube के वीडियोस देखिए, वहाँ पढ़ाए हुए टीचर्स के लेक्चर्स को देखिए। जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं उनको पलटिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद हमारे USP पर बिलीव करके एक बार फेथ करके जुड़िए और अपना पेशेंस बनाकर रखिए। लॉन्ग टर्म में हम लोग रिजल्ट देंगे और धनबाद में IAS IPS का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतने कम समय में हज़ारीबाग में हम लोगों ने 7000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। शुरुआत इसका ग्रेटर नोएडा से हुआ था और हज़ारीबाग जैसे जगह पर हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स बहुत ज़्यादा बेचा, क्योंकि वहाँ पर एक हम्बल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। मुझे बहुत लोगों ने इस बात के लिए भी चैलेंज किया कि आप हज़ारीबाग में क्यों खोल रहे हैं।
मैंने कहा रांची में तो सब लोग हैं, दिल्ली में तो सब लोग हैं, तो मैं हज़ारीबाग में चला आया। मेरा कोई बैकग्राउंड आपके हज़ारीबाग से नहीं है, ना तो धनबाद से। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ वैक्यूम। मैंने ग्रेटर नोएडा में अपना पहला ब्रांच खोला था, जहाँ पर ऑप्शनल की मैं क्लास लेता था। वहाँ पर जीएस पढ़ाने वाले बहुत सारे संस्थान थे, लेकिन वहाँ ऑप्शनल अच्छा नहीं मिल पा रहा था। और कहाँ, मैंने दिल्ली में कहीं नहीं खोला, मैं ग्रेटर नोएडा में जाकर खोला, जहाँ पर इंजीनियर्स थे, जो बच्चे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के थे और वो इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहे थे, और वो राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर ट्रैवल करना उनके लिए मुश्किल था, तो उसके लिए मैंने ग्रेटर नोएडा में ब्रांच खोला मेट्रो के कनेक्टिविटी में। और वहाँ सक्सेसफुली सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल होता था। उसके बाद हज़ारीबाग को चुना तो बहुत सारे चैलेंजेज आए कि भाई यहाँ पर क्यों, तो वहाँ पर वैक्यूम था, वहाँ कोई था नहीं। और आज फिर से यह एक बार इस बात को मैं रिपीट करने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हज़ारीबाग जैसे संस्थान में 7,000 बच्चों को पढ़ाने के बाद हमारे पास 72 रिजल्ट है, 72। लेकिन वो रिजल्ट मेरा नहीं है, वो रिजल्ट आप लोगों के मेहनत का है। क्योंकि टोटली मैंने 7,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, तो बाकी सब तो फेल हुए ना, बाकी सब फेल हुए या नहीं? तो मैं जिम्मेदारी लूँ उन सारे फेल होने वाले बच्चों का? तो मेरा यूएसपी एक है, मैं आपको कोर्स कंटेंट दे रहा हूँ, फैकल्टी दे रहा हूँ, मेरा यूएसपी एक है, लेकिन आप उस पर कैसे मेहनत कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। इसलिए जो इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि मेरे इतने रिजल्ट हैं, मेरे इतने रिजल्ट हैं, ये कोई पैरामीटर्स नहीं है इंस्टीट्यूट में रिजल्ट, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का। आपको यह देखना होगा कि इसके पास जो कंटेंट है वो जेन्युइन है या नहीं। तो इसके लिए आपको फैकल्टी, कंटेंट या और भी जो फैसिलिटीज़ है उसको रिसर्च करना होगा, ठीक है। तो आपके धनबाद में जहाँ पर वैक्यूम था, जहाँ कोई अल्टरनेट नहीं था, आपके रांची में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो भी ऑप्शंस बहुत बेहतरीन ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन ऑप्शंस आर देयर। बच्चे एक जगह ले रहे हैं, फिर वहाँ नहीं हो रहा तो दूसरी जगह ले रहे हैं, भीड़ है वहाँ। लेकिन धनबाद में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं। तो इसको आप लोग समझिए, और जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार बैठ के देखिए, यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 12 से ही कर रहे हैं। कितना हो गया अभी आपका, ग्रेजुएट हो गए आप? इस साल हो गए। तो आपका तो सब सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और अब देने वाले होंगे आप प्रीलिम्स। क्या टेस्ट दे रहे हैं आप? दे रहे हैं। कितना स्कोर कर रहे हैं? आपने PYQ कर लिया सारा? घटना चक्र किया आपने? आप अगर किसी इंस्टीट्यूट का अगर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज कर रहे हो, आप फिर फंस जाओगे। आप सबसे पहले यू नीड टू इवैल्यूएट यूपीएससी। अगर आपको यूपीएससी को समझना है ना, तो फर्स्ट प्रैक्टिस 10 ईयर्स PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। आपको ये अजीब लग रहा होगा, आपने उस चीज को नहीं देखा जो यूपीएससी ऑलरेडी 10 साल से पूछ रहा है। आप उसके कंसेप्ट को समझेंगे, आपको ना लगेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कि उसमें 2 ऑप्शंस जो है वो तो बेकार था। यूपीएससी बहुत आसान क्वेश्चन देता है, और आपके ये जो कोचिंग वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत टफ दे देते हैं। अपने टेस्ट सीरीज को ये बेहतर बनाने के लिए कि मेरा क्वेश्चन कोई नहीं कर पाए, मेरा चैलेंजिंग रहे, तो मेरा सब टेस्ट सीरीज मेरा ज्वाइन करे, ये लोग डिफरेंट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कौन करता है? ये कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज कौन प्रिपेयर करता है? स्टूडेंट प्रिपेयर करता है। जो आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसको कहेंगे कि 10 क्वेश्चन बना के दे दो। पर क्वेश्चन, आपको पता नहीं है इंडस्ट्री में पर क्वेश्चन बनाने का 500 रुपीज़ मिलता है। इसमें बहुत पैसा है। अभी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ोन करने लगो कि सर आई वांट टू मेक योर क्वेश्चन फॉर यूपीएससी जेपीएससी, आपको ऑफर मिल जाएगा। हाँ, कैसा है, बना के भेजिए, आपके कंटेंट को चेक करेगा, आपको ऑफर देगा विथ एक्सप्लेनेशन। पर क्वेश्चन 500 रुपये आपको मिलने लगेंगे। एक पेपर बनाए 5000 मिल गया। आप वो लड़का क्वेश्चन बना रहा है जिसने कभी खुद एग्जाम को क्लियर नहीं किया है।
कंटेंट के लेवल पर कमी आ गई। आप PYQ अगर 10 बार 20 बार 30 बार सॉल्व कर लिए ना, 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर कोई कहे कि रिपीट नहीं होता है, मेरे सामने खड़ा कीजिए, मैं हर साल के क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख के बतलाऊंगा कि ये साल ये क्वेश्चन किस साल आया है, और पीछे 10 साल के क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा कि ये रिपीटेड है। क्वेश्चन आएगा कहाँ से यार? हिस्ट्री है तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एंशिएंट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ज्योग्राफी, मॉनसून, कुछ भी है, सब्जेक्ट मैटर से ही तो आएगा। क्वेश्चन कहाँ से, नए क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगा? शब्दों का हेर फेर होता है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है। अगर आप यूपीएससी के PYQ को नहीं किए और आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज करने लगे, आप उलझ जाएंगे, आपको डायरेक्शन का कमी। फर्स्ट प्रैक्टिस घटना चक्र 10 ईयर्स क्वेश्चन 5 to 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स, तब 5 से 10 बार जब आप करेंगे ना, तो आपको यूपीएससी का ट्रेंड समझ में आने लगेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है। और तब फिर आप किसी कोचिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप कहेंगे ना, अरे यार बड़ा फालतू क्वेश्चन बनाया है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ही ना आता है। तब आप किसी दूसरे के कोचिंग को टच कीजिए, शुरुआत में कभी टच नहीं कीजिए, नहीं तो नहीं होगा प्रीलिम्स। ये बात मेरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किस सब्जेक्ट में आप कितना नॉलेज लिए हैं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज दीजिए। 15 दिन का टाइमलाइन सेट कीजिए। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया है, टीचर से मिलिए, हिस्ट्री के टीचर से मिलिए, कहिए सर 5 क्वेश्चन मुझे दीजिए, मैं 250-250 वर्ड में आपको लिख के दिखाता हूँ। और उसको दिखाने से पहले अपने दोस्त को दिखा लीजिए। ये प्रैक्टिस आपको शुरू करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 12th। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कोई कमी है, होता है, आप सभी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपको 50, 55, 58% का टारगेट हर सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट में कमी रह गया है तो उस पर फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ सीखने का दौर बना रहेगा, और भी बातें होंगी। मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी यूट्यूब पर होंगे, आप लोग देखिएगा। मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ साइबल सर को।